हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज क्या था? आज था ईएसई एग्जाम। ईएसई होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो एग्जाम दे के आप गवर्नमेंट में एज एन इंजीनियर रिक्रूट होते हो। व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर? क्लास ए इंजीनियर, जिसका इक्विवेलेंट होता है आईएएस एंड आईपीएस। यस, जितने भी पीएसयू कंपनीज है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है, उसमें आपको जॉब मिलता है एज अ क्लास ए ऑफिसर इन फील्ड्स ऑफ डिफेंस, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन। मतलब वो हर फील्ड जिसमें इंडिया और बहुत आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है विद ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो फील्ड में आपको डायरेक्टली क्लास ए, जैसे क्लास ए ऑफिसर की तरह आप रिक्रूट होते हो एट दिस यंग एज। अगर इस वक्त आप वो पोजीशन पे रिक्रूट होते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हाउ हाई यू रीच, एंड देन स्काई इज द लिमिट, क्वाइट लिटरली समटाइम्स। नाउ ये एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं, बहुत बच्चों को ये एग्जाम्स के बारे में मालूम भी नहीं होता है, एंड दे थिंक ये बहुत टफ होगा, इसमें कैसे क्लियर करेंगे। इसलिए ये वीडियो दो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जिन्होंने आज एग्जाम दिया था, टू गेट टू नो द करेक्ट आंसर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम देयर टीचर। और मोर इंपॉर्टेंटली उन बच्चों के लिए जो ये देख के डिसाइड करें कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चंस पूछे थे। इफ यू लर्न सीओए फ्रॉम मी, look at the questions. You will be able to answer more than half of them without even lifting a pen. Just reading the question, you'll get the answer. And कुछ कुछ होंगे जो आपको नहीं आते हैं, वो आपको सीखने हैं। Join the correct batch. Join our batch at an academy. अभी अभी हमने गेट का एक बैच चालू किया है, गेट एग्जाम। यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? दैट नॉट ओनली गिव्स यू जॉब्स इन गवर्नमेंट कंपनीज, बट ऑल्सो is your entry into the dream of every engineering student, IITs. If you want to do MTech in IITs, आपको पता है, if you have the badge of an IIT alumni, the world is waiting for you with open arms. तो वो लेने के लिए आपको गेट एग्जाम देना है। कल ही मैंने गेट का एक नया बैच, दैट्स माय फोर्थ बैच एट एन अकेडमी, जो स्टार्ट किया था। दैट्स एन इंग्लिश बैच, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 8 PM। यू कैन जॉइन दैट। एक ही लेक्चर हुआ है, खाली इंट्रोडक्शन हुआ है। एंड 13 से हिंदी बैच चालू हो रहा है। Now, if you understand what I'm speaking right now, you can join the English batch. It's me talking in the same language, in the same speed, same tone. अगर आपको लगता है हिंदी आपका ज़्यादा प्रिफर्ड लैंग्वेज है, join the हिंदी बैच जो 13 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ईएससी के लिए ये वीडियो देख के आप प्रोत्साहित होते हो, आप एनकरेज होते हो, ईएससी का एग्जाम मेरे को नेक्स्ट ईयर देना है, तो ज्वाइन द ईएससी बैच जो 27 से स्टार्ट हो रहा है। आप अन अकेडमी में मेरा नाम टाइप करो, आपको मेरे सारे अपकमिंग बैचेस दिखेंगे। उसमें से जो बैच ज्वाइन करना है करो। उसमें आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। विद अन अकेडमी यू डोंट ज्वाइन अ बैच, यू ज्वाइन अ सब्सक्रिप्शन, विच मीन्स आपको सारे बैचेस अवेलेबल है। पूरा अन अकेडमी आपका है। आप अगर गेट दे रहे हो, एवरी बैच ऑफ एवरी टीचर is available to you. Join whichever batch you want, as many batches as you want, attend all the lectures live recorded, access all the notes, test series, सब आपको अवेलेबल है। कोई भी बैच जब ज्वाइन करते हो, यू एवरी टीचर का कूपन कोड होता है, किसी का भी अप्लाई करो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस वक्त जिससे चालू है। फॉर माई कूपन कोड, द कूपन कोड इज Bharat.ai, why AI? Soon you'll come to know. Working very hard on something, जब मटेरियलाइज हो जाएगा तब बताऊंगा, बट एनीवे मैंने पहले से ही कूपन कोड रिजर्व करके रख दिया है, Bharat.ai. So apply the coupon code, you'll get the best discount, plus you will be directly connected to me. I'll become your mentor. फिर जो भी क्वेश्चंस हो पूछो, डायरेक्टली ऑफ द सब्जेक्ट, इवन इफ इट्स आउट ऑफ द सब्जेक्ट, अपने करियर के बारे में, नेक्स्ट मूव के बारे में, जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा। मैं फेंकू नहीं हूं। जो मेरे डोमेन के बाहर है मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा इनसे पूछो। और जो मेरे डोमेन में है, जिसका आंसर मुझे मालूम है, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लुक एट द क्वेश्चंस, कम ऑन। दिस इज व्हाट गेट्स यू दैट engineer's job in the government. इलेक्ट्रिकल पेपर, एज ऑलवेज मैंने पिछले 2 दिन में पेपर सॉल्यूशंस बनाए थे। मैं हमेशा यहां पे क्वेश्चन नंबर रखूंगा, तो वो बच्चे जो आज तो ठीक है, जब बाद में रिवीजन के लिए देख रहे हैं, उनको फटाफट देखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, बस आंसर्स में इंटरेस्ट है। यूट्यूब पे नेक्स्ट 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 दबाते जाओ और यहाँ पे ध्यान दो। जब क्वेश्चन चेंज होएगा, बस यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, दैट विल बी कॉन्स्टेंट एट दैट प्लेस। तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर ईएससी के करूंगा। ठीक है, चलो। ईएससी मतलब ईसीई, द कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। The necessary steps that are performed by a processor has to carry out for fetching an instruction from the memory and executing it.
कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, मतलब फेचिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया? इसी से तो हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन आई राइट ऑन द बोर्ड, और यही पूछा गया था। दिस इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, the whole process, the steps required to fetch an instruction, decode it and then further execute it। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए थे? इंटरप्ट, इज दिस एन इंटरप्ट? इंटरप्ट तो वो होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करते हैं, एंड देन वी गो टू एन आईएसआर। एन एड्रेसिंग, कुछ भी। इंस्ट्रक्शन साइकिल, कंट्रोल सिग्नल। अब स्टेप्स से तो कंट्रोल सिग्नल कैसे हो सकते हैं स्टेप्स? मतलब कोई बच्चा अगर ये टिक करे मतलब हेलो छोड़ दो, मत करो ये सब। ठीक है, एनीवे, सो द आंसर इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। यस, एवरीबडी क्लियर? जो बच्चों का ये करेक्ट गया प्लीज कमेंट करके बताओ। वैसे तो उधर यूट्यूब के वीडियो में जो अनअकैडमी का चैनल है उसमें तो ऑलरेडी हो चुका है, बट या मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैंने बोला उनके लिए भी बना दूं ये वीडियो, कभी ना कभी इसी को काम आएगा। चलो, सो द फर्स्ट आंसर इंस्ट्रक्शन साइकिल, एंड लाइक आई सेड, इफ यू माय स्टूडेंट, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, इधर तक देखते ही आपको आंसर आ गया। इट्स लाइक यू स्माइलिंग व्हाइल आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लॉपी। इधर मैंने क्लियरली क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? टोटल स्टोरेज कैपेसिटी of a floppy disk having 80 tracks and storing 180 bytes per sector is so and so. How many sectors are there? एक फ्लॉपी में होते हैं ट्रैक्स, ट्रैक्स में होते हैं सेक्टर्स, सेक्टर्स में होते हैं बाइट्स। सो टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, एक बात बोलूं, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है ना, ये यूज करो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपने आप पे भरोसा रखो। आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, यू हैव द कॉमन सेंस एंड यू वांट दैट जॉब, हाउ सीरियस यू आर अबाउट इट। अगर ये तीन चीजें हैं ना अपनी जगह पे, ऑन द स्पॉट यू कैन थिंक ऑन योर फीट एंड गेट दिस आंसर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। टोटल कैपेसिटी गिवन इन टर्म्स ऑफ बाइट्स इज इक्वल टू टोटल ट्रैक्स multiplied by number of sectors per track multiplied by number of bytes per sector। नहीं याद है फॉर्मूला? नहीं याद है, कभी देखा नहीं है? नो प्रॉब्लम, दिमाग लगाओ ना। बाइट्स पूछा है, ट्रैक ट्रैक कैंसिल, सेक्टर सेक्टर कैंसिल, बाइट्स इज बाइट्स, मतलब यही होएगा फॉर्मूला। ट्रैक से मिलते हैं सेक्टर्स, सेक्टर्स पर ट्रैक, उससे मिलता है बाइट्स पर सेक्टर। चलो, एनीवे, तो इधर हमको सब दिया हुआ है, खाली ये पता करना है। टोटल कैपेसिटी बोला हुआ है 163, जिसको फॉर्मूला मालूम है, जिसने पढ़ा है उसने पढ़ा है। मैं वो उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, बट स्टिल ऑन द स्पॉट, इफ यू आर केपेबल ऑफ थिंकिंग ऑन योर फीट, यू कैन गेट योर आंसर। 163,840 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स। कितने ट्रैक्स है? 80। सेक्टर्स पर ट्रैक नहीं दिया हुआ है, वही पूछा है, हाउ मेनी सेक्टर्स दिस डिस्क हैव। ठीक है, सेक्टर्स पूछा है, नो प्रॉब्लम, सेक्टर्स हम पता कर लेंगे। multiplied by bytes per sector. Bytes per sector is 128. So that means sectors is equal to 163,840 divided by these two, 80 multiplied by 128 is equal to, एक मिनट कैलकुलेटर लेके इधर ही सॉल्व कर देता हूं। Sure you have a calculator, you can solve it yourself. एक सेकेंड, 163,840 divided by 80 is equal to so and so divided by 128 is equal to 16. The answer is 16. Please tell me, is that clear? Yes? जैसे मैंने कहा, you can even think on the spot and get the answer. And of course, if you've learned, if you've prepared properly, then you know the formula from where you can get the answer. Next, which one of the following buses is used to control the access to and control the access to and use of the data and address buses by various units which share the bus in a computer system। मतलब ये कौन सा बस है जो पहली बात तो कंट्रोल देता है, दूसरी बात है एड्रेस एंड डेटा बस का भी एक्सेस कंट्रोल करवाता है। हर जगह पे वर्ड कंट्रोल यूज हुआ है। कम ऑन, यू रियली थिंकिंग ये डेटा बस होएगा? डेटा बस खुद का एक्सेस को कंट्रोल करता है। एड्रेस बस होएगा? नहीं। पावर बस, रियली? पावर बस तो पावर सप्लाई देते, दैट इज अ पावर केबल। पावर बस ऐसे कुछ होता नहीं है, इट्स बेसिकली पावर सप्लाई।
इट इज द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस खुद भी देते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, प्लस इसके अंदर होते हैं वो सिग्नल जैसे होल्ड, HLD एटसेट्रा, जो यूज मेन बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस का एक्सेस को कंट्रोल करवाते हैं। जैसे ALE होते हैं, DEN, DTR बार, अगर आपने 8086 पढ़ा है, वो सब आर पार्ट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये खुद भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं, प्लस एड्रेस एंड डेटा बसेस को भी कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज द आंसर, कंट्रोल बस। नाम से ही समझ में आ गया रहेगा। If at a time t0, address from which data is to be retrieved is placed in MAR. याद है, याद है, एड्रेस बस में कुछ भी डालना हो तो वो वैल्यू पहले डाला जाता है MAR में, याद है कि नहीं? हाँ, दिस इज द टिपिकल CPU. So address is given on MAR and T1 is the time required, the required data is available in MDR. जो डेटा आता है is connected to MBR, जिसको कोई कोई टेक्स्ट बुक MDR लिखता है। व्हाट इज MBR? मेमोरी बफर रजिस्टर। व्हाट डज इट होल्ड? डेटा। तो उसी का दूसरा नाम है MDR, वो भी बताया था। MBR बोलो, MDR बोलो, दोनों एक ही है। कोई टेक्स्ट बुक में MBR बोलते हैं, कोई टेक्स्ट बुक में MDR बोलते हैं। एनीवे, सो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन बोलते हैं T0 इज द टाइम जब हमने एड्रेस डाला, T1 इज द टाइम जब हमको डेटा मिला। The time difference between T1 to T0 क्या है? What is this time? This is called memory access time. This is the time required to access the memory. Cycle time of the memory. Write time, write तो कर ही नहीं रहे, write कहां से आ गया? Read time बोल सकते हैं. What is read time? The time from the time you gave the read signal and get the data. दोनों में फर्क है। टाइमिंग डायग्राम्स अगर मेरे से सीखे तो आपको मालूम है, T1 में भी गिव एड्रेस, मैंने ये भी बताया था, एड्रेस निकलते बस में जाते, जाके लोकेशन को सिलेक्ट करते, उसको टाइम लगता है, याद है कि नहीं? लोकेशन सिलेक्ट हुआ, फिर हम रीड सिग्नल देते हैं, रीड सिग्नल जाता है, फिर उधर से डेटा आता है। सो टाइम बिटवीन गिविंग द रीड सिग्नल एंड गेटिंग द डेटा इज रीड टाइम. Time between giving the address and eventually getting the data is access time. Are you clear? So the answer to this question is access time. एक वर्ड, वो जो बच्चे जो मेरे लेक्चर्स बैठते हैं अनअकैडमी में, हम 40 लेक्चर्स लेते हैं COA कराने के लिए, 40 लेक्चर्स ऑफ 2 hours each, 80 hours. क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ये तो फिर भी ESE है, गेट से एक लेवल ऊपर होता है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, पे अटेंशन टू एवरी वर्ड आई स्पीक. Not every question is conceivable by a teacher, but the subject is taught. कोई भी सेंटेंस जो बोला जाता है क्लास में can become a question. You can't literally make questions out of every possible question cannot be made in any question bank because the number of questions are infinite. टीचर बुक लेते हैं, पूरे बुक में से कोई भी सेंटेंस को पकड़ के क्वेश्चन बनाते हैं। कभी तो कोई डायरेक्ट सेंटेंस होता भी नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, हर बात जो बोली जाती है उस पर ध्यान दो, क्या पता किस बात को क्वेश्चन बना दे। सी हाउ डेलिकेट दिस आंसर इज, द डिफरेंस बिटवीन रीड टाइम एंड एक्सेस टाइम। वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस देते हैं, सेकंड टी स्टेट में रीड देते हैं, थर्ड टी स्टेट में डेटा आता है। द टाइम बिटवीन गिविंग रीड सिग्नल एंड गेटिंग द डेटा इज रीड टाइम. The time between giving the address and getting the data is access time. Are you clear? चलो, choose your teacher wisely. I'm not here to spoil anyone's name. मैं कभी किसी का नाम लेता ही नहीं हूं, 25 साल हो गए, आज तक एक टीचर का नाम नहीं लिया कोई क्लास में। बहुत, वो मेरा अप्रोच नहीं है, that's not how I've been raised and that's not how I do. मगर ये देख के बहुत खराब लगता है कि इतना नॉनसेंस पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, दैट इज अनबिलीवेबल। बिकॉज आई डील विथ ऑल दिस, मेरा पूरा फीड ही ये होता है, न चाहते हुए भी। सामने यूट्यूब में तो आजकल ऑटो प्ले होता है ना, चल जाते हैं, लेक्चर भी चल जाते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ चलो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एंड यू हियर सच नॉनसेंस, बेसर पैर की बात। मतलब टॉपिक स्टार्ट करेक्ट किया है, फिर एंड मालूम है क्या है? जो डॉट्स जुड़ गए जोड़ दो, जो कन्वीनियंस होता है फेंकू, बेसिकली इन शॉर्ट फेंकू, सब फेंकी फेंकी बातें, सब नॉनसेंस, सब गलत। और बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, एंड यू फील दैट ये पढ़ क्या रहे हैं, सब तो गलत बोल रहे हो। एंड यू चूज योर टीचर वाइजली। आप समझदार हो,
इतनी समझ इंसान में वैसे भी होती है, देखते ही समझ में आता है कि कौन फेंक रहे हैं और कौन सच्ची में नॉलेज से बात कर रहे हैं। चूज योर टीचर वाइजली। चलो अभी भी इलेक्ट्रिकल चालू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर? ये वैसे सीओए का क्वेश्चन नहीं है, बट बिकॉज आई टीच आर्टॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सो इसके लिए आई एम डिस्कसिंग दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर दैट शेड्यूल्स टास्क? टास्क शेड्यूलर, जिसने मेरे से आर्टॉस पढ़ा है, टास्क शेड्यूलिंग इज द की रोल ऑफ द कर्नल। कर्नल के रोल्स याद है ना? टास्क शेड्यूलिंग, मैनेजिंग इंटरप्ट्स, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, क्रिटिकल इवेंट मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सेमाफोर्स एटसेट्रा, ये सब होता है जॉब ऑफ कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल का स्पेलिंग क्या है? नॉट आर्मी वाला कर्नल, कर्नल। कर्नल वर्ड आता कहां से? वो जो भुट्टे का दाना होता है ना, उसको बोलते हैं कर्नल। कर्नल मतलब सीड, जिससे पूरा भुट्टा बनता है। कर्नल ऑफ द ओएस वो सीड है, वो बेसिक सबसे लोएस्ट लेवल प्रोग्राम ऑफ द ओएस है, जिसके ऊपर पूरा ओएस खड़ा होता है। आई यू क्लियर? दैट कोर सॉफ्टवेयर। So which one of the following is the low level software that schedules task, allocates storage मतलब memory management, handles interface of peripherals मतलब interrupt management etc. डीएमए, डीएमए सॉफ्टवेयर थोड़ी है, डीएमए तो चिप है। डीएमए इज द प्रोसेस, उसको करने वाला इज अ चिप, डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू, रियली सीपीयू इज अ सॉफ्टवेयर। कोई सीपीयू पे टिक करता है तो छोड़ दो, फिर करो ही क्या बोल रहे हो? आईओ डिवाइस पूछा है सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत क्वेश्चंस ना पढ़ के जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस। अगर आपका एप्टीट्यूड है, इफ यू हैव द राइट हेड ऑन योर शोल्डर्स, none of these are software, this is a software, this has to be the answer. अगर आपको मालूम भी नहीं था तो भी you know this has to be the only thing. And even if you never heard what is a kernel, ये तो आपको मालूम है ना, ये तो टेक्निक है, ये दोनों हार्डवेयर है, यही एक है जो सॉफ्टवेयर हो सकता है, so that you could have even guessed that answer. That's what I'm trying to say. Which one of the following is used for generation of an accurate time delay for event का? Oh, come on, my students, come on. डीले कैसे बनता है? दो तरीके होते हैं डीले बनाने के। एक होता है प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर डीले, एक होता है टाइमर कॉल्ड हार्डवेयर डीले। 8155, 8253, 8254, ये सब है टाइमर चिप्स। जिन्होंने में से 8051 पढ़ा है, T0 T1 टाइमर्स ऑफ 8051। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डीले में फर्क क्या है? सॉफ्टवेयर डीले एक प्रोग्राम है, उसको प्रोसेसर खुद करते हैं। डीले तो मिलेगा मस्ट, वो भी बहुत एक्यूरेट होता है, एज एक्यूरेट एज यू आर, मतलब जितना आपकी कोडिंग जितनी अच्छी है उतना एक्यूरेट होएगा, द ओनस इज ऑन यू देन। तो वो भी एक्यूरेट तो होता है, मगर उसमें प्रोसेसर स्वयं इन्वॉल्व होता है डीले बनाने में, मगर मतलब उस वक्त प्रोसेसर और कुछ नहीं कर सकता है। वेर एज इन हार्डवेयर डीले, प्रोसेसर टाइमर को बोलता है काउंट 100। काउंट कौन कर रहा है? टाइमर। मतलब डीले कौन बना रहा है? टाइमर। फ्री कौन है? प्रोसेसर। प्रोसेसर अपना काम करते रहते हैं, टाइमर अपना काउंटिंग करते हैं। जब काउंटिंग खत्म हो गया, टाइमर विल इंटरप्ट द प्रोसेसर, मतलब वो इंटरप्ट थोड़े टाइम के बाद आता है, वो होता है हार्डवेयर डिले, जो एक्सक्यूज मी माइक्रोवेव में यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होते हैं, बिकॉज प्रोसेसर इज फ्री। वो काउंट्स दिखाता है कि इतने सेकंड्स बाकी है, इतने सेकंड बाकी, एटसेट्रा। हर चीज मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ, कि हम इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हर जगह पे यूज होता है, तो एग्जाम्पल्स की तो कोई कमी नहीं है, अगर आपको सब्जेक्ट मालूम है तो। ठीक है। सो एनीवे, तो इसका आंसर क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। यू कैन इवन शो ऑफ चिप नंबर्स, बोल दो 8155, 8253, 8254, these are all PITs, programmable interval timers. So this is the answer. DMA controller DMA करता है। मैच प्रोसेसर, it's a math processor, by the way. This is word to word how it came in the exam, huh? हाउ सीरियस? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ये कौन है? PIC। इसका चिप नंबर बोलो 8259। मैथ प्रोसेसर इज 8087। डीएमए कंट्रोलर इज 8237/8257। अभी मैं शो ऑफ कर रहा हूं। ठीक है। सो आंसर इज प्रोग्रामेबल इंटरवल काउंटर, दैट इज टाइमर चिप। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कितने क्वेश्चन आए देखो एक पेपर में, खाली मेरे सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए हैं, समझ में आ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग file operations is used with random access files to first position the read write pointer to a specific place in the file so that the data can be read from or written to from that position. दो टाइप के मेमोरी होते हैं दुनिया में, सीक्वेंशियल एक्सेस जैसे वीडियो का सेट, ऑडियो का सेट,
जिसमें पहला गाना, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना, एटसेट्रा। तो अगर आपको फोर्थ सॉन्ग सुनना है तो पहले फर्स्ट थ्री को फॉरवर्ड करो। तो ये है सीक्वेंशियल एक्सेस। फिर दूसरा होता है रैंडम एक्सेस, जैसे सीडी होती है, जैसे रैम होता है, जिसमें यू कैन एक्सेस एनी लोकेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक हेड होता है जिसको करेक्ट जगह पे पहले पोजीशन करना पड़ता है। बेस्ड ऑन योर एड्रेस हेड करेक्ट जगह पे पोजीशन होता है, उधर से रीड राइट होता है। ये टाइम और ये ऑपरेशन रादर इज कॉल्ड सीक, और ये टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑपरेशंस इज यूज्ड विद अ रैंडम एक्सेस फाइल्स to position the read write head at the correct place? The operation is called seeking. It's not read. Can read be the operation which is required to do before read operation? Like really, मतलब again ना, like ऐसे ना, आपको आता भी नहीं है तो आपको मतलब read cannot be the answer, write cannot be answer, write cannot be the operation to be done before write. Set attribute, really set attribute will be the operation before you do read. Set attribute क्या होता है? हर फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबको मालूम है। फाइल पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज क्लिक करो, आते हैं ना एट्रीब्यूट्स, रीड ओनली, आर्काइव, हिडन, ज्यादा मत सोचो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो उनको चेंज करना इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स. So that is set attribute which has nothing to do with this whole hardware process. So this cannot be the answer. The answer is seek. Are you clear? The process time is called seek time and the answer is seek. With that we finished all the electrical questions. फिर आज ही आए हुए ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इस ब्रांच के क्वेश्चंस। अगर इसमें से आप पास हो जाते हो, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है इन कम्युनिकेशन, BSNL, एनी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस बहुत आगे जा रहा है। सैटकॉम इज व्हाट द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग. वी वांट टू मेक आवर ओन positioning system. We want to develop high speed internets. We don't want any reliability on the west. ये बहुत ग्रो होने वाला है, और अगर इसमें जाना है, ECE इज योर फील्ड. और भी क्या है? क्या मिसाइल्स में कम्युनिकेशन लगते हैं? क्या मिसाइल्स को कम्युनिकेशन इंजीनियर लगेंगे? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन इंजीनियर्स लगेंगे? कम ऑन, देयर आर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. लुक एट द क्वेश्चन, look at the question. A future class A officer, look here. ROM is a really, this was a question, can you believe that? First lecture में बताता हूं RAM and ROM में फर्क क्या है. RAM is volatile, जैसे ही पावर सप्लाई निकाल दो इंफॉर्मेशन गायब, इसके लिए उसको बोलते हैं वोलेटाइल. ROM जैसे प्रिंट इन हैंड, ये एग्जांपल भी देता, बोलते जैसे ये कभी चेंज नहीं होगा, ROM का इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, सो इट इज नॉन वोलेटाइल. ROM is read only, that's non volatile. Volatile is RAM. Read write again is RAM. Byte organized memory तो कुछ भी है, खाली non volatile was the answer. In paging, the percentage of times that a page number is found in the associative registers is called. Paging याद है, थोड़ा बहुत याद है. ये है प्रोसेसर, ये है फिजिकल मेमोरी, दैट इज मेन मेमोरी, विच इज RAM basically, and this is your virtual memory, also secondary memory. However you look at it, you'll get the same concept. अब होता क्या है? Pages are brought in from virtual memory into main memory. Whenever you give a virtual address, that is page number and location. Whenever you give a physical address, that is frame number and location. Location never changes. So if you basically want to do address translation, जिसको virtual memory address translation बोलते हैं, you're basically converting a virtual address to a physical address, which means you're converting page number to frame number. ये conversion करने के लिए, एक extra page add कर रहा हूं, ये conversion करने के लिए एक table होता है called the page table, जो बताता है पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर. तो आपका अगर वर्चुअल एड्रेस है 2030, तो इसमें से फिजिकल एड्रेस में 30 सेम ही रहने वाला है, बस ये 20 को चेंज करना है. तो आप ये पेज नंबर 20 को ढूंढते हो, इसका एंट्री ढूंढते हो. अगर इधर है 77, वो 77 इधर आता है. दिस बिकम्स योर फिजिकल एड्रेस 7730, योर पेज नंबर कन्वर्टेड टू फ्रेम नंबर. अब ये करने के लिए आपको चाहिए पेज टेबल. पेज टेबल में एंट्रीज कितने होती है? कम ऑन, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी तरह से, कितने एंट्रीज होते हैं पेज टेबल में? जितने पेजेस होते हैं, हर पेज, जितने स्टूडेंट है उतने आई कार्ड्स होंगे. स्टूडेंट कॉलेज में आए ना आए, रोज आए, कभी नहीं आए, शायद कभी आने ही नहीं वाला है, डजंट मैटर. अगर स्टूडेंट है उसका आई कार्ड है, उसका एंट्री है इन द स्टूडेंट रजिस्टर. वैसे ही अगर एक पेज है
तो उसका एंट्री होता है इन द पेज टेबल. देयर आर मिलियंस ऑफ पेजेस, सो देयर आर मिलियंस ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल. मतलब पेज टेबल बहुत बड़ा है, वो खुद रैम में होता है. मतलब अगर मेरे को रैम में एक पेज में जाना है, मेरे को पहले रैम में पेज टेबल में जाना है. एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? अगर आपको बुक में से कोई टॉपिक पढ़ना है तो पहले वही बुक में इंडेक्स में जाना है. याद है ये एग्जाम्पल? आपका इंटरेस्ट इंडेक्स में है ही नहीं, आपका इंटरेस्ट तो टॉपिक में, मगर टॉपिक में जा ही नहीं सकते हो जब तक आप इंडेक्स में नहीं जाते हो. तो हर बार टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में जाने के लिए पहले इंडेक्स में जाना पड़ता है. इंडेक्स खुद बुक में है. वैसे ही हर बार कोई भी पेज में जाने के लिए पहले पेज टेबल में जाना पड़ता है. दिस एक्स्ट्रा ट्रिप मेक्स पेजिंग अ स्लो प्रोसेस. इसको फास्ट बनाने के लिए द रिसेंटली यूज एंट्रीज ऑफ द पेज टेबल आर कॉपीड इनटू द प्रोसेसर कॉल्ड द टीएलबी, ऑल्सो कॉल्ड पेजिंग कैश. टीएलबी का फुल फॉर्म है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. मतलब अब अगर प्रोसेसर को कोई एड्रेस ट्रांसलेशन करना है, वो एक नजर पेज टेबल पे डालता है, दूसरी नजर टीएलबी पे रखता है. अगर टीएलबी पे मिल गया तो फटाफट एड्रेस ट्रांसलेशन होएगा. टीएलबी पे मिलने को बोलते हैं टीएलबी हिट. द रेशियो or the percentage or the probability of getting this hit is called the hit ratio. In paging, the percentage of times that a page number is found in the associative registers. What do you mean by associative registers? TLB. The percentage of time that a page number is found in the TLB is called effective memory access time. Real? How can percentage be called access time? मतलब इतना कम दिमाग नहीं हो सकता है. How can percentage be called access time? परसेंटेज है तो रेशियो है ना, एक्सेस टाइम कैसे हो सकता है? तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैन नॉट बी द आंसर. इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, मतलब यही चीज दो बार लिखा है. यही दोनों में से कोई एक हो सकता है. रजिस्टर रेशियो वुड हैव बीन अ गेस फॉर सम पीपल, ये एसोसिएटिव रजिस्टर्स देख के, बट यही मेमोरी को बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी, जो हमारा टीएलबी है. सो टीएलबी में फाइंड करने के परसेंटेज को बोलते हैं टीएलबी हिट रेशियो. सो द आंसर इज हिट रेशियो. आर यू क्लियर? नॉट रजिस्टर रेशियो बट हिट रेशियो. क्या बोला मैंने? कुछ कुछ आंसर्स बहुत आसान थे, कुछ कुछ आंसर्स भले आपको आते नहीं थे. अभी तो समझ में आ रहा है ना? अगर अभी समझ में आ रहा है मतलब यू आर केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस. बराबर से पढ़ो, बैच ज्वाइन करो, पढ़ो, गिव इट अ शॉट. व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन? नहीं सिलेक्ट हो गए ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं भी हुए, एटलीस्ट बहुत कुछ सीख तो लोगे. यू विल बी अ मच बेटर पॉलिश्ड इंजीनियर. और अगर हो गए सिलेक्ट, स्काई इज द लिमिट. You are in the government, an Indian government officer in today's world. एक, my parents, my father was a customs officer, high ranking customs officer. My mother was a government school teacher, both working with the government. I have lived the life, the perks, the advantages. रुतबा बहुत होता है. एंड थिंक अबाउट इट, वो तो तभी का टाइम था. अभी के टाइम पे विद द करंट गवर्नमेंट, विद द स्टेटस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर यू इफ यू आर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर. और ये एग्जाम देने से योर करियर बिगिंस विद अ क्लास ए ऑफिसर, बिगिंस विद दैट. देन यू जस्ट कीप गोइंग हायर एंड हायर. एनीवे बस बता रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है. और देखो कितना इजी है एग्जाम सॉल्व करना. आधे आंसर्स तो हमको ऑलरेडी आते हैं, जो नहीं भी आते हैं थोड़ा दिमाग लगा दो तो आ जाएंगे. ऑफकोर्स मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट्स अगर आपने मेरे से पढ़े, यू अंडरस्टैंड हाउ इजी दे बिकम. अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेमोरी इज द ऑर्डर. कम ऑन, ऑलरेडी इसको इनडायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आज ही के वीडियो में. अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेमोरी इज द ऑर्डर और द सीक्वेंस इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस. मेमोरी में से इंफॉर्मेशन दो ऑर्डर में एक्सेस होता है, या तो सीक्वेंशियली या तो रैंडमली, जैसे ऑडियो कैसेट और रैम का एग्जांपल दिया था. इफ स्टोरेज लोकेशंस कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर and access time is independent of the location, the memory is termed as, come on, sequential access और random access. serial access उसी का दूसरा नाम है. ऑप्टिकल मेमोरी तो मेमोरी का टाइप है, जैसे सीडी होती है. द क्वेश्चन, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो केबीसी में करते हैं ना 50-50, इन दोनों के बीच में. कम ऑन, आंसर. If you can access any location at any point of time and the location, the address doesn't make any difference to the access time, that means it is what access? Sequential या random? Random access. Please tell me, are you all clear? सच बोलो, खाली आज के लेक्चर में जितना सिखाया उसमें से ही आंसर कर पाए कि नहीं? Which one of the following is a small, fast memory that acts as a buffer for slower, larger memories
बोलो, आंसर करो। मेरे को एक बड़े मेमोरी से काम कर रहा है, बड़ा मेमोरी है, मैं फास्ट नहीं रख सकता हूं, क्यों? बहुत महंगा पड़ेगा। तो प्रोसेसर है, स्लो है, ये मेमोरी, ये जो मेमोरी है स्लो है। प्रोसेसर को उसके साथ काम करना है, वो स्लो मेमोरी है, तो प्रोसेसर का टाइम हर साइकिल में, हर ऑपरेशन में वेस्ट होएगा। उसके बदले हम आइडिया लगा देते हैं, ये 1 TB का मेमोरी मैं फास्ट नहीं बना सकता हूँ, मगर मैं एक छोटा सा मेमोरी उसके साथ रख सकता हूँ जो फास्ट है। प्रोसेसर उसमें 1 KB भेज देगा, 1 KB एज एन एग्जाम्पल। फिर उधर से ये मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा, तब तक प्रोसेसर फ्री है, एटलीस्ट KB/KB भेजते रहेगा, इंस्टेड ऑफ 1 बाइट पे रुकेगा। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पूलिंग। ये बफर में डेटा डालने को बोलते हैं स्पूलिंग। मैंने एग्जांपल्स में बताया, अगर आपने मेरे से सीओए पढ़ा है, मैंने ये भी बताया। प्रिंटर का खाली मेमोरी में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आईओ पे भी अप्लाई होता है। मैंने बोला प्रिंटर जो स्पीड पे प्रिंट करता है, प्रोसेसर थोड़ी बहुत स्पीड पे डेटा भेजेगा। प्रिंटिंग तो मैकेनिकल ऑपरेशन है, तो प्रोसेसर पेज बाय पेज डेटा भेजता है, पूरा पेज प्रिंटर के पास आ जाता है, फिर प्रिंटर उसको प्रिंट करते हैं। सो वो कहाँ पे स्टोर होता है? इन इट्स कैश। ऐसे छोटे हाई स्पीड मेमोरी का नाम ही है कैश। इट्स नॉट ऑलवेज SRAM, इट कैन बी DRAM ऑल्सो। वैसे कंप्यूटर का जो कैश है वो SRAM होता है, बट ये डिवाइसेस का कैश कैन बी SRAM, कैन बी DRAM। SRAM is super fast but super expensive. Not all devices can afford it. DRAM still is much faster than a printer or a CD or any of them. So DRAM itself will do the job. So it's not about SRAM, DRAM. The memory is called cache, not flash. Cache. What is flash? फ्लैश इज अ टाइप ऑफ रोम। रोम के सारे टाइप्स बताओ। रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, फ्लैश रोम, याद है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो। Which one of the following data transfer modes the CPU momentarily stops the task for processing, branches to a service program to process the IO transfer, and then returns to the task it was originally performing? कुछ समझ में आया? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? कौन सा टेक्निक है जिसमें प्रोसेसर अपना प्रोग्राम छोड़ के सडनली कोई दूसरे प्रोग्राम में जाता है डेटा ट्रांसफर सर्विस करने के लिए, और फिर वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं? कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेक्निक है? कोई चीज है जो इधर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं? भूलना मत मेरे को। आई एम एन इंटरप्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। आईओ के टेक्निक्स बताओ। प्रोग्राम आईओ में प्रोसेसर हर डिवाइस से पूछते हैं ट्रांसफर चाहिए क्या, ट्रांसफर चाहिए क्या, ट्रांसफर चाहिए क्या, ट्रांसफर चाहिए क्या। इसमें प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में प्रोसेसर बोलते हैं मैं किसी को नहीं पूछूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, जिसको ट्रांसफर चाहिए मेरे को इंटरप्ट करना। दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। और है कितने क्वेश्चन है? और कलेक्शन देखो कितने आए हैं सीओए में से आज के एक दिन में, कितने क्वेश्चन आए? एज अ टीचर यू जस्ट फील सो प्राउड, you have played a role in shaping the career of so many people and been doing it since 25 years. So, yes, absolutely proud of what you do. A collection of blocks that originally belonged to the disk but are being kept in the memory for performance reasons is known as block cache. वापस वही क्वेश्चन है, ये है प्रोसेसर, ये है मेमोरी, ये है डिस्क। मैं तो कोई फाइल पे काम कर रहा हूं जो है तो डिस्क में, मगर मेरे को बार बार लग रही है, तो मैं उसको छोटा सा ब्लॉक से मेमोरी में स्टोर कर रहा हूं। ये ब्लॉक को बोलते हैं ब्लॉक कैश। जो खाली कैश में स्टोर हो जरूरी नहीं है, रैम में भी स्टोर हो सकता है, मतलब ब्लॉक ट्रांसफर। याद है ना, वर्ड ट्रांसफर एंड ब्लॉक ट्रांसफर। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक कैश। इसी का सिमिलर चीज है स्ट्रीम कैश, जो स्ट्रीमिंग में होता है। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो, आपका पॉइंटर जिधर है, जितना वीडियो खत्म हुआ थोड़ा उसके आगे का पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम कैश। बाकी के दो तो कैश है ही नहीं, वो तो सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, वो तो कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट एंड पेज आर पार्ट्स ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। हाँ, मेरे ख्याल से ये लास्ट है। हाँ, दो है, चलो। 680X0 is a type of processor जो बहुत पहले हम पढ़ाते थे, निकल गया यूनिवर्सिटी में से। दिस वॉज एन ऑफ बीट क्वेश्चन, दिस इज रियली एन ऑफ बीट क्वेश्चन। यहां पे सच्ची में आपका दिमाग लगता है, योर केपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑन योर फीट, वो यहां पे लगती है। सो इन दिस प्रोसेसर सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर असाइन्ड इन द शॉर्ट फॉर्मेट add L D1 D2। मतलब ये ऐड ऑपरेशन है, लॉन्ग लॉन्ग ऐड D1 D2। अगर 8051 और अगर आम पढ़ा है तो आपको मालूम है लॉन्ग क्या मतलब होता है, फुल साइज। दिस इंस्ट्रक्शन डिनोट्स रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन, रजिस्टर टू मेमोरी एंड रजिस्टर एडिशन, कुछ भी। दो ही तो ऑपरेशन है, तीन कहां से आ गए?
मेमोरी टू मेमोरी। सो मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये D1 D2 क्या है, क्या ये दोनों रजिस्टर है, क्या ये दोनों मेमोरी है, क्या एक रजिस्टर और एक मेमोरी है। पहले तो आंसर करो। D1 D2 सिंटैक्स सेम है, मतलब दोनों सेम टाइप की चीजें, या तो दोनों रजिस्टर होंगे या तो दोनों मेमोरी। दोनों के लिखने में कोई फर्क नहीं है, मतलब वन कैन नॉट बी अ रजिस्टर एंड द अदर कैन नॉट बी मेमोरी, या तो बोथ आर रजिस्टर्स या तो बोथ आर मेमोरी। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये प्रोसेसर पढ़ा ही नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं है। यू कैन थिंक ऑफ ऑन अबाउट दिस ऑन द स्पॉट। और अगर आपने बराबर से सीओए पढ़ा है और जैसे मैं बोलता हूं हर बात पे ध्यान दिया हुआ है, देन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। सो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये दोनों सेम तरीके से लिखे गए हैं, मतलब दोनों सेम एंटिटीज है, या तो दोनों रजिस्टर है या तो दोनों मेमोरी है। सो ये तो रूल आउट हो गया रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेमोरी एडिशन, एंड रजिस्टर एंड मेमोरी एंड रजिस्टर, ये तो तीन ऑपरेंड, ये तो रूल आउट ही हो गया। मतलब ऑप्शंस आर ए एंड डी, या दोनों रजिस्टर है या दोनों मेमोरी है। नाउ इफ यू माय स्टूडेंट एंड यू हैव रियली लर्न द सब्जेक्ट फ्रॉम मी, ये बात मैंने से बहुत बार सुनी होगी, यू कैन वर्क ऑन रजिस्टर रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, बट नॉट मेमोरी मेमोरी। याद है कि नहीं, ये सेंटेंस याद है कि नहीं? डज इट रिंग अ बेल इन योर माइंड? बहुत रेयर है कि एक इंस्ट्रक्शन में दो मेमोरी ऑपरेंड लिखे जाए। बड़े स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें ये पॉसिबल है, अदरवाइज इन जनरल एक इंस्ट्रक्शन में दो मेमोरी ऑपरेंड नहीं आते हैं, विच मींस बोथ ऑफ दीज, अगर आपको ये आता भी नहीं है, आर रजिस्टर्स। अगर आता है तो आपको मालूम है, D0 to D7 are data registers, A0 to A6 are address registers, and A7 is SP। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो you could have just thought about this. So this was one kind of question which more than tests your knowledge, tests your ability to think on your feet. लास्ट क्वेश्चन, कल जब मैंने पेपर्स कराए थे, कल परसों पिछले 3 दिन से मैं पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स करवा रहा हूं, तभी मैंने बोला था रिस्क से पढ़ के जाना 100%, इसमें कुछ ना कुछ आएगा। क्यों? बिकॉज आई लाइक इट? नो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, रिस्क इज द फ्यूचर, द होल ग्रोथ इज हैपनिंग ऑन रिस्क। और मैं हर चीज में रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके बताता हूं कि वो किधर यूज होता है। अभी वही एग्जांपल में से क्वेश्चन आया, अ चिप विथ फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स? स्मॉलर सर्किट results in lower costs, less heat, and power requirements, मतलब low power consumption. These features are very desirable in small battery operated. कितने एग्जाम्पल्स दिए जिसमें आपको बताया कि टुडे मोर देन परफॉर्मेंस इज पावर कंजम्पशन एज अ क्वेश्चन। मैं हर चीज में रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूं, ऐसे डिवाइसेस का भी एग्जांपल लेता हूं, हमेशा फोन का नहीं लेता हूं। अ डिवाइस लाइक दिस, जब आप इसमें बैटरी डालते हो, आपकी उम्मीद है कि साल 2 साल चले, आपको 2-2 महीने में इसकी बैटरी चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम गोज विद डिवाइसेस लाइक दिस। इसमें जब माइक में, जब आप माइक खरीदते हो या जब आप वॉच खरीदते हो या फोन खरीदते हो, व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट यू पे अटेंशन टू? इसकी बैटरी कितने टाइम चलेगी। अगर आपका फोन का बैटरी, बेस्ट फोन इन द वर्ल्ड, मगर बैटरी आधे दिन भी नहीं टिके, यू नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट, देन इट्स जस्ट यू कैरिंग अ ब्रिक इन योर पॉकेट, अगर उसका बैटरी उतर गया तो। सो बैटरी कंजम्पशन उसी के साथ हीटिंग रिलेटेड है, उसी के साथ पावर कंजम्पशन एंड सो ऑन, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, ये सब कम करने के लिए नए टेक्नोलॉजीज के प्रोसेसर्स यूज होते हैं। इसके लिए मैंने बोला था, एप्पल हैज since almost a decade now stopped using Intel processors and moved to a new technology that is RISC processors. And RISC processors में the chip or the architecture that is creating these waves in the world is ARM. हमेशा बोलता हूँ, if you want to be the part of this curve which India is going through, our government is pushing very hard for India to be the chip manufacturing hub of the world. जो ताइवान के साथ हुआ, जो यूएस के साथ हुआ, the vision is to get that for India. Chips are the oil of the future. You want to be into the chip manufacturing curve. You want to take advantage of this whole growth. Know RISC processors very well, and in that know ARM processor very well. This is a typical characteristic of ARM. MIPS is also RISC technology, but this is a MIPS is for very high performance. ARM is what is used where you want a limited amount of power consumption and these overall practical things which matter more, and still gives you good power, good performance. Not that it doesn't, still gives you good performance. So this is typical characteristic of ARM. Small instruction set, small addressing modes, more working on registers, less operation on memory, faster performance, etc. ठीक है, मैं अभी थोड़ा रिस्क के पॉइंट्स बताया। चलो, सो दिस वाज द होल पेपर। होप इससे उन बच्चों को
एनकरेजमेंट मिला, जो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का ईएसई एग्जाम दे के नहीं। होप इससे उन बच्चों को ईएसई एग्जाम के बारे में पता चला जिनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। बहुत बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता है कि ये होता है, और जब ये पता करते गए, कब पता चलता है, जब उनमें से किसी दोस्त को लग गया जॉब, उनके पहचान वालों को लग गया, फिर सोच से करेंगे, तब तक इंजीनियरिंग हो गई है, तब तक खुद का जॉब लग गया है। एक बार आप वो स्टेज में चले जाते हो, पुटिंग योरसेल्फ बैक इनटू द स्टडी मोड, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट इजी। तब आप ऑलरेडी यू स्टार्ट अर्निंग, ऑलरेडी यू स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर, ऑलरेडी यू हैव अदर थिंग्स इन योर माइंड। फिर वापस गेटिंग बैक टू ऑल द स्टडीज, फिर इंजीनियरिंग की बहुत चीजें याद भी नहीं आती है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इम्पॉसिबल, बट दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो उस वक्त रियलाइज करने के बदले, अगर आप अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, दिस इज द टाइम, यू ऑलरेडी इन द स्टडी मोड। ये बैचेस, ये कोर्सेज ज्वाइन करके, देर इज नो हार्म दैट कैन कम टू यू। फीस इतनी कम हो गई अभी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स, बिकॉज ऑफ कूपन कोड्स। अप्लाई माई कूपन कोड bharat.ai। फीस इतनी कम हो गई दैट डजंट पिंच एनीवन। सीखोगे क्या? वो चीजें सीखोगे जो आपको खरा इंजीनियर या खरी इंजीनियर बनाते हैं। बॉय गर्ल डजंट मैटर, ऑल ऑफ दिस इक्वली केपेबल बोथ ऑफ यू ऑल टू डू। इन फैक्ट द पुश ऑफ द गवर्नमेंट, you've seen it, I don't just mention, and I'm a very strong believer, there is no gender bias at all, girls are just as smart। जब मैं पढ़ाता हूँ लाइव बैचेस लेक्चर्स लिए, this I've never seen a difference as such। अगर ये चीजों पे ध्यान दो, ये एग्जाम्स जो चल रहे, निमसेट, इसरो, बीएआरसी, दिस इज द एग्जाम सीजन गोइंग ऑन। मेरे ख्याल से आज ही निमसेट का भी था ना, गेट ऑफ कोर्स, ईएससी जिसका आज पीए पेपर में कर रहा हूं, दे आर वेरी मच अचीवेबल। बोलो इसमें से ऐसे कौन सा क्वेश्चन था जो आपके ऐसे ये तुम्हें से हो ही नहीं पाएगा? ऐसा कुछ नहीं था। सही टीचर से पढ़ो, सही बैचेस ज्वाइन करो, गिव इट अ शॉट। Like I said, the worst that will happen is you learn some things, and how is that a bad thing at all? And because आप इस वक्त वो मोड में हो जिसमें ये पॉसिबल है, बाद में बहुत रेयर है स्टूडेंट्स का एक बार जॉब करना चालू कर दिया, 1-2 साल काम किया, फिर सब छोड़ के वापस टू गेट बैक टू स्टडीज। 1 in 20, 1 in 30 people do, probably maybe even less। तो उधर जाने के बदले इस वक्त जब स्टडी मोड चालू है, क्या होगा इससे? नुकसान क्या होगा? एक साल थोड़ी पार्टी कम करोगे, एक साल थोड़ी मस्ती कम करोगे। रियली डज दैट मेक अ डिफरेंस? जिंदगी इतनी लंबी है, पार्टी करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, मस्ती करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। इधर तक मेहनत करके आए हो, अब उसको बराबर से फिनिश करो। सो इट्स माई जॉब टू गिव एन एडवाइस। टीचर हूं, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट इट्स माई जॉब टू गिव द राइट एडवाइस टू द राइट स्टूडेंट एट द राइट टाइम। अगर आपने मेरे से माइक्रो प्रोसेसर्स क्लासरूम कोचेज बैचेज में पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर जनरली आता है सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में। हमेशा लेक्चर स्टार्ट, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं बताता हूं, इस वक्त सीरियस हो जाओ। फाइनल ईयर में सीरियस होने का कोई फायदा नहीं होता। इफ यू लुकिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट, कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आते आते आप कॉलेज के बाहर हो, फिर कहेगा कैंपस प्लेसमेंट। अगर कैंपस प्लेसमेंट कैपिटलाइज करना है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सीरियस हो। दैट इज व्हेन यू बूस्ट योर परसेंटेज सो दैट यू क्वालिफाई योरसेल्फ। तो वैसे ही सही टाइम पे सही एडवाइस लो, चूज whom you're learning from, सही चीज पढ़ो, एंड डू वेल इन लाइफ। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल।